हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण पे। तो आइए जानते हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या है और इसकी शुरुआत किस समाजशास्त्री ने किया। अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण विषय पर 1901 में अपनी कृति सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों को उनकी निर्धारित भूमिकाएं निभाने, नियमों का पालन करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे उसकी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार, प्रतिमानों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों एवं कानूनों के अनुरूप आचरण कर समाज को स्थायित्व एवं व्यवस्था प्रदान करे। इसीलिए वह अपने सदस्यों पे कुछ नियंत्रण लगाता है। इसी प्रकार समाज में जब नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब भी समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है, जिससे कि नई परिस्थितियों से प्रभावित होकर लोग सामाजिक ढांचे को तोड़ न दें। सामाजिक नियंत्रण के अभाव में मानवीय संबंधों की व्यवस्था एवं संपूर्ण मानव जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। डेविस कहते हैं कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। आइए जानते हैं कि मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। रॉस का कथन है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक नियंत्रण के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला है, सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति से वह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करे। दूसरा है, सामाजिक नियंत्रण समाज में संगठन एवं एक रूपता पैदा करता है। तीसरा है, सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पे होता है। समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण तथा व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण होता है। चौथा है, सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक संबंधों में स्थिरता एवं एकरूपता आती है। पांचवा है, सामाजिक नियंत्रण से तनाव एवं संघर्षों को कम तथा सहयोग स्थापित किया जाता है। छठा है, सामाजिक नियंत्रण उन साधनों एवं विधियों की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को एक आवश्यक ढांचे में ढाला जाता है। सातवां है, सामाजिक नियंत्रण द्वारा विपथगामी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा रखा है। आठवां है, सामाजिक नियंत्रण के लिए दंड एवं पुरस्कार दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों, आवश्यकता एवं महत्व को हम इस प्रकार से उल्लेख करेंगे। पहला है, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज में अनिश्चितता एवं स्थिरता समाप्त होती है एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता बनी रहती है।
दूसरा है सामाजिक नियंत्रण का एक ऐसा उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना एवं परंपराओं का पालन करना भी है। नियंत्रण के द्वारा समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें समाज के अनुरूप ढाला जाता है। यह एक समूह में एकता स्थापित करता है। चौथा है सामाजिक नियंत्रण द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों में एक रूपता लाई जाती है। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण की उपस्थिति में ही सहयोग एवं सहकारिता संभव है। छठा है सामाजिक नियंत्रण लोगों को मानसिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। सातवां है सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार एवं मनमानी करने पर भी रोक लगाई जाती है। इस संदर्भ में लैंडिस ने उचित ही कहा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, तो पहला है चेतन और अचेतन नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले तथा एल बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों चेतन व अचेतन का उल्लेख किया। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, चेतन एवं अचेतन। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि उनके निभाने में कोई त्रुटि न हो जाए। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्कों के लिए है। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर कार्य करता है। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श एवं मूल्यों के अंग बन चुके हैं और जिनका हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुका है। उनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना नहीं पड़ता, वरन हम स्वतः ही वैसा आचरण करने लगते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को जहाँ धारण करना है वहीं पहनते हैं, बनियान को कोट पर धारण नहीं करते। यह सब कुछ अचेतन रूप से ही होता है, क्योंकि वर्षों से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने के कारण हम स्वतः ही वैसा करने लगते हैं। पहली स्थिति में जिसमें हम सचेत एवं जागरूक व्यवहार करते हैं, नियंत्रण करने वाली व्यवस्था को चेतन नियंत्रण, और दूसरी स्थिति में जिसमें हम अचेतन एवं स्वाभाविक रूप से आचरण करते हैं, नियंत्रण की व्यवस्था को अचेतन नियंत्रण कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण को कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे कि माता पिता, मित्रों, गुरुजनों एवं पड़ोसियों द्वारा भी किया जाने वाला नियंत्रण है। यह नियंत्रण प्रशंसा, आलोचना, सम्मान या पुरस्कार के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव गहरा एवं स्थायी होता है, क्योंकि ये ही व्यक्ति के सामाजिकरण के माध्यम होते हैं। व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक पर्यावरण तथा विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। तीसरा है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण को किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में विभाजित किया। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है। नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। दंड की मात्रा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने कितना गंभीर अपराध किया है। जैसे
दंड, उपहास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड आदि कई प्रकार का हो सकता है। चौथा है संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। गुरविच तथा मूर ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूपों संगठित, असंगठित एवं सहज नियंत्रण का उल्लेख किया है। संगठित नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसका विकास नियमित रूप से होता है और इसे स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, जैसे संस्कार, परंपरा, जनरीतियां एवं लोकाचार आदि। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतः ही कार्य करता है और कुछ व्यवहारों को सीखता है। छठा है औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को औपचारिक एवं अनौपचारिक 2 भागों में बांटा है। गुरविच एवं मूर का संगठित एवं असंगठित नियंत्रण वास्तव में औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण ही है। औपचारिक नियंत्रण लिखित एवं निश्चित कानूनों तथा नियमों द्वारा किया जाता है। उसके पीछे राज्य एवं सरकार की शक्ति होती है। नियमों का पालन कराने के लिए औपचारिक संस्थाओं एवं न्याय की व्यवस्था होती है तथा नियमों का उल्लंघन करने पे न्यायालय अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा दंड दिया जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। आज के आधुनिक एवं जटिल समाजों में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप वहां सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों की उपयोगिता एवं प्रयोग बढ़ता जा रहा है। बच्चों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।